हाँ, सो इसमें 56 क्वेश्चन है और 56 क्वेश्चन में अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड एंड ईथर, इसके SN1 SN2 इवन E2 के सारे क्वेश्चन मोस्टली मेरे हिसाब से कवर्ड है। अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन होगा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हो तो हम उसको अभी के लिए मार्क करके छोड़ देंगे, वो हम अलग से जब पढ़ाएंगे तो फिर बता देंगे। बट मेरे हिसाब से वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, और अगर है भी क्वेश्चन तो भी हम सॉल्व कर देंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको गिवन नहीं है, स्पेशली जैसे पासवर्ड बैच में अभी शायद पढ़ाई नहीं हुआ है कुछ टॉपिक्स, सो उन इन्फॉर्मेशंस को बस नोट कर लेना कि चलो ये एक पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमको पता नहीं है, इन इन्फॉर्मेशंस को हम थोड़ा ध्यान रख लेंगे। बट अदरवाइज बाकी इन्फॉर्मेशंस के चक्कर में मत पड़ना, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सो अगर इन केस कहीं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको जस्ट एज अ फैक्ट लिख लो कि हाँ चलो ये होता है, क्योंकि जो 12th वाले लोग हैं आपका भी जो भी टॉपिक बचा है वो भी केवल फैक्ट ओरिएंटेड ही टॉपिक बचा है, कुछ भी उसमें दिमाग लगाने वाला बहुत ज़्यादा नहीं है। सो आराम से हम लोग टॉपिक कवर कर सकते हैं। चलो सो हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाले पार्ट में चलते हैं। कंपाउंड दे रखा है अल्कोहल एंड सवाल में बोला है ऑन डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का सवाल है, और रिएजेंट में कॉन्क H2SO4 दे भी रखा है। चलो एक डिस्कशन इसमें, डिहाइड्रेशन इवन एलिमिनेशन के थ्रू हो सकता है अगर हम लोग एसिडिक मीडियम के साथ हीटिंग यूज करें या कंसंट्रेटेड H+ यूज करें, और E2 के थ्रू हो सकता है जब हम लोग कोई भी ऑक्साइड्स लेके चले। ऑक्साइड्स में P2O4, P2O5, P2O4, P4O10, P2O3, POCl3, B2S6, इसके अलावा THO2 मतलब थोरियम ऑक्साइड, Al2O3, और इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले सकते हैं N2O5, N2O4, इस तरह के जो भी रिएजेंट्स के साथ हम लोग हीटिंग यूज करेंगे ये भी डिहाइड्रेशन कराता है, लेकिन E2 एलिमिनेशन कराता है। ऑल्दो E2 एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन का बहुत सही तरीका नहीं माना जाता है, मोस्टली E1 को ही डिहाइड्रेशन का सबसे स्टैंडर्ड कंडीशन माना जाता है। खैर थोड़ा ध्यान रखना इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का, ये हम लोग थोड़ा बहुत यूज किया करते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन में स्पेसिफिकली। सो सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 है, मतलब E1 एलिमिनेशन होगा। सो यहाँ से H+ को हटाएंगे हम लोग और कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का केस देखेंगे हम लोग। सो अगर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होता है सो आराम से यहाँ पे दिख रहा है बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब बेंजीन रिंग की पॉसिबिलिटी है या फिर बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है बेसिकली। हाँ सो H+ बनेगा, पॉजिटिव चार्ज रिअरेंजमेंट में जाएगा, फिर उसके बाद बीटा कार्बन से H को हटा करके हम लोग बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अच्छा इसमें एक सवाल हो सकता है किसी का कि सर इसमें तो 1 डिग्री कार्बन है, अगर 1 डिग्री कार्बन है तो यहाँ पे तो E1 नहीं होना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि E2 हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ा लेस स्टेबल है, तो पहले ये प्रोडक्ट H+ गेन करेगा, फिर कार्बोकेटायन बनेगा, फिर एलिमिनेशन होगा, सो प्रोडक्ट में फाइनली अपने को बेंजीन ही मिलने वाला है। सो इसको हम लोग आइसोमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और क्योंकि बेंजीन रिंग बहुत ही स्टेबल है इसलिए तो होना ही होना है। खैर एनीवे कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा और हम लोग हीटिंग भी कर रखे होंगे तो इसलिए कार्बोकेटायन बनेगा, इवन एलिमिनेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ऑप्शन 2 आंसर सोचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिसेंट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन का आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अल्कोहल के रिएक्शन में। और डेक्स्ट्रोरोटरी ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, डी की बात कर रहे हैं हम लोग, डी मतलब प्लस, फिर अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN2 मैकेनिज्म, हाइड्रोलिसिस तो किया है बट SN2 की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हाइड्रोलिसिस हम लोग SN1 लेते हैं, लेकिन यहाँ सवाल में SN2 बोल दिया है, ठीक है। द रिजल्टिंग एल्कोहल इज डेक्स्ट्रोरोटरी, लीवोरोटरी, मे बी डेक्स्ट्रो, मे बी लीवो, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू रेस्माइजेशन। सो SN2 में रेस्माइजेशन तो नहीं होने वाला है, पहला चीज, उसमें एक ही कन्फिग्रेशन बनेगा। अब इस चीज को हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर RX का रिएक्शन हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर यहाँ पे कायरल सेंटर है R कन्फिग्रेशन पे तो प्रोडक्ट में S बनेगा, लेकिन जस्ट बिकॉज की कन्फिग्रेशन इज इन्वर्टेड इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट में अल्काइल हैलाइड है हैलोजन और प्रोडक्ट में अल्कोहल मिल रहा। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, अगर जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा तब तक हम लोग आइसोमर की बात भी नहीं कर सकते, सबसे पहला चीज। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम होता तब बात करते, यहाँ तो आइसोमर की बात नहीं कर सकते। हाँ ये है कि रिएक्टेंट में R कन्फिग्रेशन है तो वर्ल्डन इन्वर्जन में S कन्फिग्रेशन ही बनेगा, ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, हो सकता है अल्काइल हैलाइड का R कन्फिग्रेशन डेक्स्ट्रो हो,
हो सकता है कि अल्कोहल का एस कन्फिग्रेशन भी डेक्स्ट्रो हो, क्योंकि आर एस कन्फिग्रेशन का डी एल से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब डी वाला पार्ट आर भी हो सकता है, डी वाला पार्ट एस भी हो सकता है, कहीं कोई रिलेशन नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्ट में अगर एस कन्फिग्रेशन बन भी जाए तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होगा। ऑप्शन फोर्थ आंसर कंसिडर कर सकते हैं। काइंड ऑफ बोल सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है जिसमें लोग गलती करेंगे, क्योंकि हम लोग का सिंपल सा कंसिडरेशन होता है आर से एस बनता है, तो उल्टा बन गया प्रोडक्ट। उल्टा नहीं बन रहा, प्रोडक्ट्स आर नॉन रिलेटेड, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर डिफरेंट कंपाउंड, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। एक डिसेंट क्वेश्चन है जो क्रिटिकल बोल सकते हैं, जिसमें आप नेगेटिव मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में हम लोगों का 2 OH ग्रुप दे रखा, CH2I2 दे रखा और NaOH दे रखा। मतलब देख के ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन है। अच्छा चलो ठीक है, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है हमको। पहला चीज, वुर्ज रिएक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, उसमें अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट को अल्केन में कन्वर्ट करता है, तो ये तो है ही नहीं। विटिक रिएक्शन हो सकता है क्या? विटिक रिएक्शन ऑल्दो आप में से किसी को भी अभी नहीं पता, बट हम इस बार एक्सप्लेन कर देते हैं विटिक रिएक्शन को। बेसिकली अगर हम लोग किसी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अगर, अरे यार कौन इतना लेट आता है भाई, काहे इतना लेट आते, टाइम पे करिए यार। हाँ, सो विटिक रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का कंपाउंड कुछ इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे R के साथ CH2, या फिर उल्टा ले लेते हैं P के साथ डबल बॉन्ड CH और इसके साथ R ग्रुप होता है, और यहाँ पे हम लोग एक हैलोजन वाले ग्रुप को लेकर के चल रहे होते हैं। खैर, सो जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा कुछ कंपाउंड, विटिक रिएक्शन में क्या था यार, इलाइड आया था, एक मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। पहले RX के साथ रिएक्शन होता था PS3 वाले पार्ट का, फिर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके इसको हटाता था। हाँ ठीक है। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कोई भी ग्रुप लेकर के रखे हुए रहते हैं। हो सकता है यहाँ पे PS3 हो सकता है PCl3 वाला ग्रुप दे रखा हो यहाँ पे। तो ये जो फॉस्फोरस है इस पे कोई 3 ग्रुप होंगे, और इसके साथ डबल बॉन्ड पे CH और उसके साथ एक कार्बन चेन होता है। रिएक्शन बहुत ही भारी नहीं है, इजी है, बट विटिक रिएक्शन अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। खैर, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस ये हटेगा, मतलब प्रोडक्ट में P डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा। इसको हटा देते हैं। अब जब इसको हटाएंगे तो C डबल बॉन्ड पे C आ जाएगा और सीधा कार्बन चेन आएगा। मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन है वहां से डबल बॉन्ड CH और R बेसिकली अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। सो अल्कीन के फॉर्मेशन का वन ऑफ द बेस्ट मेथड इसको बोला जाता है, बट ये सिलेबस में नहीं है। अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसको हम कोइंसिडेंस ही बोलेंगे, मतलब क्योंकि बहुत जेनरिक सवाल है और बहुत अच्छा माना जाता है इस रिएजेंट को, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है। विटिक रिएक्शन क्या होता है, तो उसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इलाइड आयन, YLIDE। उसका मतलब होता है P के साथ ऐसा कार्बन चेन, यहाँ पे प्लस चार्ज, कार्बन चेन पे माइनस चार्ज, और उसके अलावा यहाँ पे कार्बन चेन, बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ P डबल बॉन्ड CH इसके साथ R ग्रुप बनाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ पे बस कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ, फॉस्फोरस का बॉन्ड हटाओ, और आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग अल्कीन को। खैर, ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं से अल्कीन तो नहीं दिख रहा बनता हुआ, मतलब विटिक रिएक्शन नहीं और रिएजेंट भी ऐसा नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा उल्मेंस रिएक्शन, मेरे हिसाब से उल्मेंस रिएक्शन आपको याद होगा जहां तक हमको लगता है। अगर हम लोग कभी भी अराइल आयोडाइड का रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं, जैसे एक वुर्ज रिएक्शन था, दूसरा फिटिक रिएक्शन था, तीसरा वुर्ज फिटिक रिएक्शन था, चौथा उल्मेंस रिएक्शन था, पांचवा फ्रैंकलिन्स रिएक्शन था। फ्री रेडिकल में एक लाइन से रिएक्शंस कराए थे मैंने। वुर्ज रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, फिटिक रिएक्शन में अराइल हैलाइड प्लस सोडियम, वुर्ज फिटिक में अराइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, और उल्मेंस रिएक्शन में अराइल आयोडाइड प्लस कॉपर होता था, और प्रोडक्ट में रेडिकल बन करके पीएच के साथ पीएच लगा सकते थे। सो अपने प्रोडक्ट में उल्मेंस रिएक्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट में विलियमसन सिंथेसिस है। विलियमसन रिएक्शन का मतलब विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अगर विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर की बात कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है एक तो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, दूसरा एल्कोक्साइड आयन होना चाहिए। पहला चीज, कार्बन से ऑक्सीजन का कार्बन चेन अटैच हुआ, मतलब ईथर तो बन रहा है, दोनों साइड से ईथर बन रहा है। विलियमसन सिंथेसिस तो बोल ही सकते हैं सीधा, इसमें दिक्कत नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं कैसे बन रहा है। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से रखना। CH2 दे रखा और यहाँ पे NaOH दे रखा। फिनॉल जो है उसका हाइड्रोजन थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि H+ हटाने पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। GOC में मैंने डिस्कस किया था, pH अप्रोक्सीमेटली 6.7 से लेके 6.8 के रेंज में आता है। सबसे पहला स्टेप NaOH
एसिड बेस रिएक्शन करेगा। सो OH माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके नेगेटिव चार्ज बनाएगा। सबसे पहला स्टेप नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। अब एल्कोक्साइड आयन तो बन गया, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? सो कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से आयोडीन को हटाएगा। सो अपने प्रोडक्ट में बेंजीन रिंग है, इस पे एक ऑक्सीजन है और ये एक कार्बन से अटैच हुआ जिस पे एक आयोडीन है। अभी भी कंपाउंड में एक OH ग्रुप है। सो फिर से NaOH वाला पार्ट फिर से एसिड बेस रिएक्शन करेगा, फिर यहाँ से H प्लस हट के नेगेटिव चार्ज बनेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से फिर से आयोडीन को हटाएंगे। सो एक ही कार्बन से एक ही कार्बन से 2 ऑक्सीजन वाले पार्ट अटैच होंगे, दोनों आयोडीन हट जाएगा। मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में बेंजीन से 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट थे और एक ही CH2 से अटैच्ड हुए। सो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर तो है, लेकिन उसमें मल्टीपल रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग। एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक डिसेंट लेवल का क्वेश्चन, इसको कंसिडर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर में नियोपेंटाइल अलग दिया हुआ है दोनों का, 2 और 3 दोनों का। मतलब 2 का 2 दिया हुआ है और 3 का 3 दिया हुआ है, पता नहीं। गलत दिया होगा फिर, और इसमें तो कोई गलती का स्कोप ही नहीं है। डेक्स्ट्रोरेटरी चलो हम आंसर देख लेंगे, बट आंसर गलत दिया हुआ है फिर, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन तो एनी हाउ आंसर गलत दिया हुआ है। हो सकता है उसमें टाइपिंग का थोड़ा सा एरर हो, वो टाइपिंग करके आंसर की बनाया हुआ है, बट नीचे वाले में तो गलती का कोई स्कोप तुमको दिख ही नहीं रहा, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगा सकते। चलो खैर, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन टू गिव अल्कीन इवन दो इट हैज नो बीटा कार्बन। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड undergoes dehydrohalogenation to give alkene even though it has no beta hydrogen. So अगर dehydrohalogenation हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, तो मेरे हिसाब से एक ही केस है, ब्रोमीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट अगर हो गया तब उस केस में पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे गया यहीं पे एलिमिनेशन करा सकते हैं। सो E2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिंगल स्टेप पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब E1 या E2 में से ही कुछ होना है। E1Cb भी शायद हो सकता था, लेकिन हेलोजन के केस में E1Cb नॉर्मली नहीं होता अनलेस की फ्लोरीन का केस हम लोग लेके चल रहे हैं। सो E1 एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट के बाद, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन बाई E1 मैकेनिज्म, ऐसा ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो एक बार, ये ठीक दिया कि इसमें भी कुछ गड़बड़ है? प्रियांश 1 सेकंड बंद कर दिया। ठीक है, यही दिया हुआ ये दिया हुआ। ठीक है, मतलब ठीक है, उसमें क्वेश्चन के आंसर में एरर होगा, ये थोड़ा बहुत टाइपिंग हुआ था इस वाले असाइनमेंट में, इसलिए हम मान के चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सो फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? ओनली सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर तो कुछ भी बना सकते हैं, मतलब इसमें तो अल्काइल हैलाइड और अल्केन के ऊपर चीजें डिपेंडेंट है। ओनली सिमेट्रिकल ईथर, ओनली एसिमेट्रिकल ईथर, बोथ 1 and 2। बहुत घटिया क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, डी थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल कुछ भी बन सकता है, तो विलियमसन सिंथेसिस में आर ओ के साथ आर डैश बनता है, कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकता है और डिफरेंट हो सकता है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 3 कंसिडर करना चाहिए। क्या ठीक है, ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में सर 2 वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना। 2 वाले केस में ऐसा बोला है, डेक्स्ट्रोरोटरी है, ऑप्टिकली एक्टिव है। जब हम लोग SN2 रिएक्शन कराएंगे तो वर्ल्डेन इन्वर्जन होता है। वर्ल्डेन इन्वर्जन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट में अगर R कन्फिग्रेशन है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, S। लेकिन रिएक्टेंट में अगर हम लोग के पास अल्काइल हैलाइड है और प्रोडक्ट में अल्कोहल है, मतलब ये दोनों का तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, इसका मतलब कभी भी कंपाउंड आइसोमर नहीं हो सकता। अगर आइसोमर नहीं हो सकता, इसका मतलब इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, पहला चीज। दूसरा, रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड है, इसका R कन्फिग्रेशन D है कि L है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते।
प्रोडक्ट अगर अल्कोहल है तो इसका एस कन्फिग्रेशन डी है कि एल है कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ऑल्दो यहाँ क्वेश्चन में दिया डेक्स्ट्रो रोटरी, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट चेंज हो गया तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका मतलब मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी मे बी लीवो, मे बी डेक्स्ट्रो, ऐसा कुछ भी बोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3-4 में कोई डाउट? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता तब तो लीवो हो जाता ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम होता तब एग्जैक्टली लीवो बोल सकते थे, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। बट एक चीज सोच के देखो, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, इसका मतलब समझ रहा क्या बोल रहे हैं आप? ये हेलोजन हटेगा, रिएक्शन नहीं हेलोजन हो रहा अटैच हो है। जाएगा। ऑल्दो चलो एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत यूनिक सा चीज होता है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के जैसे इसको कंसिडर करना, इसमें दिमाग मत लगाना, ये आपके लिए काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है। आयोडीन का किसी को मोलर मास पता है? किसी को भी आयोडीन का मोलर मास पता है? 127। 127। अगर हम लोग इसका रिएक्शन NaI के साथ कराए 128 वाले आइसोटोप को लेके, तो प्रोडक्ट में Ri बनेगा बट 128 वाला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल होता है जो अपने को मालूम होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग शुरू में Ri का रिएक्शन कराए, बाद में भी Ri का रिएक्शन कराए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो पहला चीज, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेबिलिटी का है, सो इसका मतलब आइसोएंथैल्पिक रिएक्शन होगा, एग्जैक्टली सेम स्टेबिलिटी का ग्रुप है। अगर रिएक्टेंट का कन्फिग्रेशन R है तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में S होगा, और हाइयर आइसोटोप में, और जो एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग कायरल सेंटर पे काउंटिंग करते थे तो उस टाइम पे ये बोलते थे कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अलग अलग ग्रुप कंसिडर करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब है आइसोटोप्स को अलग ग्रुप लेना चाहिए, बट बहुत हेवियर आइसोटोप्स में जो ग्रुप है वो सिमिलर टाइप का नेचर शो करने लगते हैं, मतलब 127 और 128 को सिमिलर टाइप का ही लेना पड़ेगा। जैसा ग्रुप नंबर 127 है वैसा ही ग्रुप नंबर 128 भी निकल के आ गया। इसका मतलब अगर 127 का R कन्फिग्रेशन D फॉर्म में है तो 128 का S कन्फिग्रेशन L फॉर्म में आएगा। ये एक केस है जहाँ पे रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये भी नहीं कि पूरा का पूरा D से L बन जा रहा है, क्योंकि जब दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर है, इसका सिंपल सा मतलब है जब 127 हटेगा बाहर तो फिर वापस से भी तो रिएक्शन कर सकता है। पहले 127 हट के 128 आया, फिर 128 हट करके फिर से 127 आया। लास्टली यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बनता है। अगर कभी सवाल आया ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर, सॉरी ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑलवेज, गलत स्टेटमेंट है। SN2 रिएक्शन ही है लेकिन रेसमिक मिक्सचर बन रहा है, मतलब, या ऐसा सवाल ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर कैन बी फॉर्म्ड, तो कैन बी फॉर्म्ड मतलब हो सकता है, ये एक पार्टिकुलर केस में ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, बट बहुत ही स्पेसिफिक केस है। बट एनीवे, अगर आप कभी ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट की बात करते हो तो स्पेसिफिक केस ही पूछा जाता है, कभी भी ये नहीं होता है कि कुछ जेनरिक केस पूछा जाता है। हमेशा ऑलवेज वर्ड लग गया, कैन भी लग गया, इसका मतलब बहुत स्पेसिफिक केस को लेके ही सवाल पूछा गया है। SN2 रिएक्शन में भी रेस्माइजेशन हो सकता है, बट एक्चुअल में इस रेस्माइजेशन का कोई सेंस नहीं है। मतलब रेस्माइजेशन का मतलब एक रिएक्टेंट कुछ भी हो, प्रोडक्ट R+S बनेगा। इधर तो रिएक्टेंट फिक्स है, प्रोडक्ट फिक्स है, तभी ये केस होगा, और वो भी बाकी जगह पे नहीं हो रहा। बट स्टिल, जस्ट बिकॉज ये केस नेचर में एग्जिस्ट करता है, सीख सकते हैं तो सीख लो। मेरे हिसाब से सवाल पूछना थोड़ा इररिलेवेंट है, क्योंकि मतलब ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। जब तक मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा अपने लाइफ में, तब तक हम कहाँ से करेंगे? और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? NCERT से मिलेगा। NCERT में इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखा, तो फिर हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को गैदर कहाँ से करें? तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, सुन लो ऐसे एक प्रवचन। हम भी अपनी जिंदगी में कहीं से पढ़ लिए थे, इसलिए हम बता पा रहे हैं। हमको कोई प्रवचन तो नहीं सुना, हम पढ़ ही रखे हैं, बट स्टिल ध्यान रखने लायक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में कोई, सॉरी 1 से लेकर के 5 तक में और कोई डाउट? हम लोग पढ़ते क्या है फिर कि इन्वर्जन हो गया और रेस्माइजेशन हो गया, वो सब होता क्या है? देखो, जनरली हम लोग जब भी मैकेनिज्म की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जेनरिक केस की बात कर रहे हैं। जब भी इन्वर्जन, इसका सिंपल सा मतलब जेनरिक केस है, राइट? जेनरिक केस में तो इन्वर्जन ही होता है। बहुत स्पेसिफिक कोई एक केस आ गया, लाइक जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सेप्शन बोलना गलत होगा, लेकिन हम एक ही अगर नेचर में केस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एक्सेप्शन केस बोल सकते हैं। ऑल्दो एक्सेप्शन जैसा कुछ नहीं है, बहुत
सेंसिबल टाइप का चीज है कि चलो हायर आइसोटोप में जो आइसोटोप्स है वो सेम टाइप के जैसा ही बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर आयोडीन लेके चल रहे हैं तो सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है, और रिएक्टेंट ही अगर प्रोडक्ट है तो बॉन्ड डिस्टेंस बराबर होगा, इसका मतलब दोनों 50-50 एग्जिस्ट कर जाएगा। और क्योंकि दोनों 50-50 एग्जिस्ट कर जाएगा तो 50% डी रह जाएगा, 50% एल रह जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कोई एक्सेप्शन है, ये एक नॉर्मल सा केस है 50% डी 50% एल का, जो हम लोग के स्कोप से थोड़ा बाहर रहता है, इसलिए हम इसमें दिमाग नहीं लगाते हम लोग। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम लोग नहीं पढ़ते। कोई भी आपको जब शुरुआत में कोई चीज पढ़ाएगा तो स्पेसिफिक केस थोड़ी पढ़ाएगा, वो भी ऐसा स्पेसिफिक केस बहुत ही जो ऐसा फैक्ट ओरिएंटेड जो भी काम का नहीं है। मतलब जो आदमी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा होगा उसके लिए ऐसा फैक्ट ओरिएंटेड चीजें हैं। हम तो बोल रहे हम बहुत कहीं पे इंफॉर्मेशन हम पढ़ लिए थे इसलिए हमको ध्यान था कि हाँ चलो ऐसा कुछ मेरे लिए सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन था। वो तो यार केमिस्ट्री इतना था है कि अभी भी हम कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में भी कुछ एक क्वेश्चन आया था तो मेरे लिए नया था कि अच्छा ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है क्या, वो नेवर एंडिंग चीज है। बट अपने इंफॉर्मेशन के स्कोप में रह के हम लोग जो चीजें कर सकते हैं ये होना चाहिए। जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नॉर्मली अपने सिलेबस में के स्कोप में नहीं है तो इसमें हम ज़्यादा दिमाग लगाना प्रेफर नहीं करेंगे, बट क्वेश्चंस के लैंग्वेज में हम दिमाग लगाना डेफिनेटली प्रेफर करेंगे जो अपने स्कोप के अंदर हो। इसलिए लोग पढ़ रहे तो पढ़ रहे, ठीक है वही चल रहा है। एक्चुअल में 99% केस वही है, 1% डिफरेंट है तो क्या दिक्कत है। 1% भी नहीं, एक केस डिफरेंट है केवल। क्वेश्चन नंबर 5 तक मार्को डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉन्क H2SO4 द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। यार ये सवाल ना थोड़ा लिमिटेड सवाल है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए। ऑल्दो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल लास्ट में कराना प्रेफर करते हैं। आपके नोट्स कॉपी में एग्जांपल दे रखा है। अगर हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं, शायद पासवर्ड में कल परसों ये शायद हम बताए हैं, अगर 110 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो H2SO4 का जो HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस मतलब सल्फर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH एंड O माइनस, ये O माइनस वाला पार्ट पहले तो H प्लस यहाँ ऐड होगा OH2 प्लस पे, फिर सिंपल SN2 रिएक्शन होकर के यहाँ से H2O हटेगा और प्रोडक्ट वाले पार्ट में OS डबल बॉन्ड O OH मतलब OSO3H बनेगा। अगर 110 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं तो, अगर हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं तब उस केस में यही अल्कोहल वाला पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा। मतलब एक H2O हटेगा और दूसरे तरफ से ये इथाइल अल्कोहल ऐड होगा, तो प्रोडक्ट में एक इथाइल अल्कोहल से ऑक्सीजन हट गया, H2 हट गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे 2 कार्बन चेन अटैच हो गया। ये दूसरा केस आ गया। तीसरा एक केस है जो 180 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इस केस में इवन एलिमिनेशन होता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल्दो इवन बोलो या E2 बोलो, दो ही तो कार्बन अरेंजमेंट होगा नहीं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। हीटेड का मतलब तो 100 डिग्री भी हीट ही होता है, 100 डिग्री कम थोड़ी होता है। 100 भी हीट है, 140 भी हीट है, 180 भी हीट है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि कंडीशनल रिएक्शन और ये कंडीशन एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में कभी बताना प्रेफर नहीं करते। इसको जब चैप्टर कंप्लीशन होता है तब हम लास्ट में लिखाना प्रेफर करते हैं या क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करना प्रेफर करते हैं, तो आपके दिमाग में आपके फैक्ट रहे। मोस्टली जितने भी रिएक्शंस अपने सिलेबस में उसमें टेम्परेचर याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक बेंजीन का केस आता है, वहाँ पे हम लोग डोज प्रोसेस में लिख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, हम तो वहाँ भी उतना ध्यान नहीं रखते हैं। बट ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आपको टेम्परेचर के बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सो पहला तो बन ही नहीं सकता, लाइक ईस्टर तो बन ही नहीं सकता, वो छोड़ ही दो। C2H6 वाला पार्ट का मतलब हो गया अल्केन, अल्केन तो बन ही नहीं सकता, ये भी रिजेक्ट हो गया। C2H4 का मतलब डबल बॉन्ड बन गया, ये पॉसिबल प्रोडक्ट है। C2H2 अल्काइन तो बन ही नहीं सकता, ये भी छोड़ दो। सो इसका मतलब 180 डिग्री पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। ऑप्शन 3 आंसर हो जाना चाहिए। जो हीटेड बोला है बट थोड़ा सा लिमिटेड रिएक्शन है, लेकिन ठीक है। चारों ऑप्शंस इस तरीके के हैं कि अगर आप उन कंडीशंस को इग्नोर भी कर दो तो ऑप्शंस के हिसाब से एक ही आंसर निकल के आएगा, एलिमिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, एक ठीक ठीक क्वेश्चन बोल सकते हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, सीक्वेंशियल रिएक्शन का सवाल दिख रहा है। क्या क्या करे भाई, पहले स्टेप में HBr का रिएक्शन है। अगर अल्कीन में HBr ऐड करेंगे तो एक कार्बन पे H ऐड होगा, एक पे Br ऐड होगा। फिर अल्कोहलिक KOH लेकर के आ जाएंगे। अगर अल्कोहलिक KOH लेकर के आएंगे तो फिर से तो
सॉरी एक्वस KOH है, सॉरी सॉरी सॉरी। सो एक्वस KOH लेकर के आएंगे तो एक्वस का मतलब तो वाटर हो गया। इसका मतलब अगर हम लोग KOH को वाटर में रख के रिएक्शन करा रहे हैं तो SN1 SN2 कुछ भी करा लो, ऑल्दो यहाँ पे SN1 होगा नहीं क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत ही अनस्टेबल है, SN2 ही होगा। OH माइनस की वजह से SN2 करा सकते हैं हम लोग। सो SN2 का मतलब ब्रोमीन हटेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा। इसके बाद Na2CO3 के साथ प्रोडक्ट में क्या दिया है, I2 दिया है। अच्छा, ये कहाँ से रिएक्शन दे दिया है भाई। Na2CO3 क्या करेगा, H+ हटा सकता है। H+ हटाने के बाद ऑक्सीजन वाला पार्ट आयोडीन पे अटैच होगा तो भी कोई फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन को छोड़ दो अभी के लिए। एक छोटा सा रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, उससे एसोसिएटेड सवाल है। ऑल्दो सवाल बहुत अच्छा है ये, मतलब इस सवाल को हम स्टार मार्क करना प्रीफर करेंगे। हैलोफॉर्म रिएक्शन अगर कोई सुना है तो हैलोफॉर्म का जो रिएजेंट होता है वो आपको शायद हो सकता है मालूम हो, NaOH के साथ I2 लेते हैं हम लोग, या KOH के साथ I2 लेते हैं, बेसिकली OH माइनस के साथ I2 लेते हैं, यहाँ से हैलोफॉर्म रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे NaOH या KOH ना देके Na2CO3 दे रखा, बेसिकली बेस के साथ I2 दिया है। अगर बेस के साथ I2 दिया है तो हम लोग का काम हो जाएगा हैलोफॉर्म रिएक्शन वाले पार्ट से एसोसिएटेड। सो क्योंकि हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन अभी डिस्कशन में यूज नहीं कर रखे हैं इसलिए इसको छोड़ दो। जैसे ही हम लोग नेम रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक ही हैलोफॉर्म रिएक्शन आएगा। 10 मिनट का टॉपिक है वैसे तो, क्वेश्चन बस इसमें थोड़े यूनिक टाइप के होते हैं, POC का पार्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रैक्टिकल और इन केमिस्ट्री, तब वहाँ पे डिस्कशन में आ जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग करना शुरू करेंगे डिस्कशन। पासआउट बैच में हम मतलब पहले तो सोचे थे पढ़ा दे, बट पासआउट बैच में भी ग्रिग्नार्डिजन टॉपिक शुरू होना है, तो ग्रिग्नार्डिजन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो हैलोफॉर्म वगैरह सब बताना बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए जस्ट अगले वीक से हम शुरू करेंगे, तब तक सबका प्री बोर्ड भी खत्म हो जाएगा मोस्ट ऑफ स्कूल वगैरह में। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिथाइल अल्कोहल when treated with, when reacted with carbon monoxide using cobalt, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं कोबाल्ट या फिर रोडियम एज अ कैटलिस्ट, कंपाउंड A इज फॉर्म। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा, कोबाल्ट और रोडियम एज अ कैटलिस्ट। अच्छा जी, पता नहीं, कभी देखे नहीं है। कंपाउंड A इज फॉर्म ऑन हीटिंग A with HI in the presence of red phosphorus red phosphorus plus HI। ये भी सवाल आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस सवाल में भी रेड फॉस्फोरस प्लस HI है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसी भी कंपाउंड को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। सो रेड फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट B इज फॉर्म, पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। सो अभी के लिए तो हम सजेशन देंगे सवाल छोड़ दो। ऑल्दो रोडियम एज अ कैटलिस्ट या कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट को समझ आ रहा है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होना है और एल्डिहाइड के फॉर्मेशन के बाद अल्केन का फॉर्मेशन होना है। सो जैसे पहले वाले केस में एक कार्बन है फिर एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों कंबाइन करके एसिटल्डिहाइड बनाएगा। यही चीज हम लोग को वहाँ पे आता है, एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन में ये मेथड आता है। फिर जब हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस HI बनाएंगे तो अल्केन का फॉर्मेशन होना चाहिए, बट अभी के लिए क्योंकि हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस HI नहीं पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। मतलब थोड़ा भारी तो नहीं बोल सकते, बस इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म टू स्लो डाउन एरियल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये तो अल्काइल हैलाइड के थियोरेटिकल सवाल का पार्ट है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू क्लोरोफॉर्म टू स्लो डाउन इट्स एरियल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में एग्जाम का पार्ट भी नहीं है। चलो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। क्लोरोफॉर्म का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्जीन। सो यहाँ जो लिखा है, अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म के एडेड टू क्लोरोफॉर्म टू स्लो डाउन इट्स एरियल ऑक्सीडेशन, अगर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होगा तो फॉस्जीन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसको रोकना है तो हम लोग कौन सा कंपाउंड ले सकते हैं। तो जैसे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकना है तो नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ही है, ये तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। NaOH वाला पार्ट हम लोग ले सकते हैं, लेकिन NaOH वाला पार्ट तो फिर क्लोरोफॉर्म पे SN2 SN1 रिएक्शन करना चाहेगा, तो ये भी हम लोग नहीं लेना प्रेफर करेंगे। कार्बोनिल क्लोराइड ले सकते हैं अगर, तो कार्बोनिल क्लोराइड वाले पार्ट का पॉसिबिलिटी तो है, लिया जा सकता है, लेकिन स्टिल इसको तो हम आज तक नहीं देखे ऑप्शन में। एक इथाइल अल्कोहल है, ये अब इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि इथाइल अल्कोहल
खुद ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। सो जस्ट बिकॉज की ऑक्सीडेशन होने के लिए एक स्पीसीज मिल गया, जैसे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, ये फर्दर ऑक्सीडेशन में नहीं जा सकता। अगर मतलब एल्डिहाइड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाता, ये ऑलरेडी एल्डिहाइड से ऊपर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो -2 मतलब +2, कार्बन कार्बन को छोड़ दो क्योंकि उसको ब्रेक भी नहीं कर सकता, और क्लोरीन को हटाएंगे तो भी यहाँ पे +1 आ गया। सो ओवरऑल +3 स्टेट में ऑलरेडी चल ही रहा है, +4 में जा ही नहीं सकता। मतलब जब भी जाएगा तो +3 तक ही रहने वाला है, ऑक्सीडेशन के बाद जाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट चाहिए। सो जो कंपाउंड है ये अगर ऑलरेडी अच्छे ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। सो एल्कोहल अगर लेके चले, ये अगर ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडाइज हो सकता है तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर के बेसिकली बोल सकते हैं खुद न्यौछावर हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज होने से बचा देगा। सो हम लोग एक मिक्सचर बनाएंगे, अगर उसमें अल्कोहल ऑक्सीडेशन के फॉर्मेट में रहना चाह रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होकर के अल्कोहल क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने से बचा देगा। ऑप्शन 2 आंसर होना चाहिए, बट ये मेरा गेस है गिवन पॉसिबिलिटी के हिसाब से। मे भी हो सकता है हम गलत हों, बट हम चाहेंगे कि इसमें एक बार आंसर देख लेंगे क्या आंसर है। बट ऑक्सीडेशन का ये पार्ट गेस नहीं है। अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉस्जीन बनता है। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अल्काइल हैलाइड में भी कहीं पे दे रखा है, कहीं तो दे रखा है, आपको ध्यान नहीं है, बट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, तो मालूम रखने लायक इंफॉर्मेशन तो है, ऐसा बोल सकते हैं। एक बार इसका आंसर चेक कर लो, मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये इन्फॉर्मेशन हमको फिर चेक करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन हम कभी आज तक जिंदगी में देखे नहीं है ऐसा कुछ। एक बार इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। कोई भी इंसान देख लो यार आंसर फटाफट। यही आंसर? अबे कोई तो देख लो आलसी इंसान। कौन है भाई, कौन चिल्ला रहा है इतना? 2 ही है भाई। यही है? हाँ ठीक है, मतलब क्वेश्चन हम अच्छा बोलेंगे इसको, मतलब एक इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो अपने पास है, बट ये दूसरा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं पता कि एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं। मेरे हिसाब से हम तो ऐसा इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देखे, लेकिन गेस वर्क के हिसाब से यही ऑप्शन एक आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन से बचाना है हम लोगों को। जैसे आपको याद होगा 10th क्लास में हम लोग ये चीज़ पढ़ा करते थे कि हम लोग चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को फ्लश करके रखते थे ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो। सो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जैसे एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होता था कि मेटल के ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग कर दें। सो जिंक क्या करता था, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाता था और एक पैसिव लेयर बना देता था, तो अंदर वाले का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता था। अलॉय का फॉर्मेशन करते थे, तो कहीं ना कहीं एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए हम लोग दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यही अप्रोच यहाँ पे है। एक अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं। मतलब ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन तो चलो ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन नीचे वाला पार्ट उसका एक अच्छा एस्पेक्ट कंसिडर किया जा सकता है। Question number 10. The catalyst used in the preparation of alkyl chloride by the addition of dry HCl on an alcohol. Preparation of alkyl chloride by the action of dry HCl. लिकास रिएजेंट दिख रहा है हमको सिंपल। अगर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन ड्राई HCl के साथ कराते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो हम लोग को प्रोडक्ट में अल्काइल क्लोराइड मिलता है। लिकास रिएजेंट मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 होना चाहिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो खैर बोल ही सकते हैं इसको, मतलब लेकिन ये थोड़ा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से एसोसिएटेड है कि आप लिकास रिएजेंट टेस्ट को याद रख पाए हैं कि नहीं रख पाए हैं। सो एक लिकास रिएजेंट वाला पार्ट भी है, याद तो मेरे हिसाब से कुछ लोगों को होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा। सो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का रिएजेंट हुआ करता है। अगर 3 डिग्री हुआ या मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ, मोर स्टेबल मतलब जहाँ रेजोनेंस प्लस M वगैरह सब मिल जाए, तो SN1 रिएक्शन होता है और इंस्टेंट टर्बिडिटी आता है, इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी सॉल्यूशन बनाता है। 2 डिग्री वाले पार्ट में 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी आता है, या फिर मतलब थोड़ा सा और डिले होगा। अगर 1 डिग्री होगा तो 30 मिनट या उससे हाइयर में टर्बिडिटी आएगा, या फिर टर्बिडिटी आता ही नहीं है। सो अगर एल्कोहल को आपको डिस्टिंग्विश करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग आराम से लिकास टेस्ट ले सकते हैं। बस उसी लिकास टेस्ट को
एज अ रिएजेंट यूज करके यहाँ क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया है। डिसेंट क्वेश्चन, मतलब मेंस के लिए तो एक्चुअल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 4, इन सब क्वेश्चन को हम स्टार मार्क करते जा रहे हैं, इन सब क्वेश्चन को दोबारा आप लोग को सॉल्व करने बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट विद एल्कोहलिक AgNO3। AgNO3 के साथ कौन प्रेसिपिटेट नहीं देगा? सो बेंजाइल एल्कोहल विल नॉट गिव अ प्रेसिपिटेट बोला, तो बेंजाइल अल्कोहल का मतलब होगा पीएच, इसके साथ कार्बन, इसके ऊपर क्लोरीन। जैसे ही यहाँ से क्लोरीन हटेगा कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस मिल सकता है, तो ठीक है, अगर रेजोनेंस मिला मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, Ag+ के साथ Cl- कंबाइन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो प्रेसिपिटेट बनाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा क्लोरोबेंजीन बोला, मतलब पीएच से डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटा ही नहीं सकते क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत ही अनस्टेबल है। सो इस केस में बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा, इसका मतलब यही ऑप्शन आंसर होना चाहिए। बट फिर भी अलाइल अल्कोहल देख लेते हैं। अलाइल का मतलब हो गया विनाइल ग्रुप से अटैच्ड एक कार्बन, दिस इज अलाइल कार्बन, इस पे क्लोरीन, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो इसलिए ये भी आराम से प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में तो पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल है, आराम से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, क्लोरीन हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वहाँ पे OH का एडिशन कर लो, क्लोरीन Ag के साथ चला जाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा सब्सटेंस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होने वाला है? क्या लगता है? ये तो आसान सवाल वैसे, बट तुम लोगों से ही पूछना चाहते हैं, क्या लगता है और क्यों? केवल क्या से मतलब नहीं है, क्यों? वात्सल्य बताओ। कल से आना आना छोड़ देगा कि सर सवाल ही पूछ देते रिवीजन क्लास में। सर अभी तो घर पहुंचे हैं। क्या? अभी तो घर पहुंचे सर। हम भी अभी घर पहुंचे, क्लास से जस्ट पहले पहुंचे हम। 8:56 में घर पहुंचे हैं। नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट पे पहुंचे ही हैं। कोई बात ऐसे रुके नहीं, क्लास बताते हैं, रुके। क्लास कर रहा है तो सवाल बता दो ना ऐसे ही। खाना बताओ, खा कोई लो, बात 1 नहीं। मिनट बस बता लो। अरे लड़का विकी कौशल बताइएगा। हाँ भाई विकी, ये भी नहीं बता रहा। अमन, हाँ तो एक ही अमन है, अमन रंजन। बताओ भाई अमन रंजन। अनंत, अनंत सर बता रहे सर। यार इतना बारी भी सवाल नहीं है, बता दो। सर ये 4 होगा क्या? क्यों? सर ये BR पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ही, और उस दिन बोले थे कि OH का वैसे भी OR से ज़्यादा होता है, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब वही बेसिक स्ट्रेंथ, और वही कंपेयर करना है, और I- का होना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर शायद D ही होगा। नहीं, हमको ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिला आंसर में, फिर से बताओ। मतलब BR इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, और OH का उस दिन बोले थे कि OR से ज़्यादा होता है +M, तो उस पे भी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और उसका उल्टा OH ही का देखा। प्लस एम ज्यादा होता है, प्लस एम को न्यूक्लियोफिलिसिटी से कैसे कंपेयर कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है बे? अच्छा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा ना उस पे, OH पे ज़्यादा। तो क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, तो फिर वैसे ही BR और I भी तो है, उस पे भी तो स्टेबल रहेगा क्योंकि हम्म साइज बड़ा है। हम्म तो फिर एक ही ऑप्शन ना बच गया OR, और अगर BR और I कर भी लेते हैं तो फिर वो दोनों तो हो गया, वो दोनों तो स्ट्रांग ही रहेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, SN2 में यूज करते हैं। और नहीं, लक्ष्य हाँ सर। आंसर बताओ। हाँ सर क्या कर रहा है?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सर नहीं बता सकते हैं? जैसे बताना बताओ, हम तो सारा ऑप्शन ओपन कर रखे हैं। तो इतना अच्छा मतलब सिंपल सवाल है न्यूक्लियोसिटी का कि इसीलिए हम सवाल पूछ ले। हम तो रिवीजन में तो हम तो बता ही सकते थे, बट जो आपको सोचना है सोच सकते हैं। सर डी ही होगा सर। क्यों डी होना चाहिए? बताया तो अभी। प्रियांश एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा देखेंगे ना। नहीं भाई, क्या तुम लोग बोले जा रहे हैं कुछ भी। प्रियांश प्रियांश क्यों भी गायब हो गया? न्यूक्लियोफिलिसिटी वो होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना सर। तो वही ना कंपेयर करेंगे, तो जो मतलब जिस पे एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसको तो एलिमिनेट ना कर देंगे। तो वैसे कर करके अब डी आया। नहीं, प्रियांश नहीं है क्लास में। श्रेया आंसर कुछ देना है? सबसे पहला चीज, नॉर्मली क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, सबसे पहला केस। लेकिन यहाँ कोई मीडियम दिया है क्या? नहीं दिया है। अगर मीडियम नहीं दिया तो फिर मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर लेके चलेंगे। वाटर का मतलब हो गया पोलर प्रोटिक मीडियम। पोलर प्रोटिक मीडियम में लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली होता है। तो इस केस में पहले तो OH माइनस और यहाँ pH वाले केस की बात करते हैं। पहले इन दोनों कंपेयर करते हैं। अगर डोनर एटम सेम है तो फिर स्ट्रॉन्गर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले वाले केस में कोई इफेक्ट नहीं है, लास्ट वाले केस में रेजोनेंस है। मतलब यहाँ का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ का नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा वहाँ का बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। मतलब फोर्थ तो थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सेकंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पहला केस। दूसरा, Br माइनस OH माइनस और I माइनस में ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर लेते हैं। तो ब्रोमीन से ज़्यादा बड़ा एटम आयोडीन है, इसका मतलब आयोडीन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। और OH माइनस और आयोडीन में भी ज़्यादा बड़ा साइज आयोडीन का है, इसका मतलब क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्योंकि हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करते हैं। रीजन में हम फिर भी नहीं घुस रहे हैं, हम सीधा स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। आपको स्टेटमेंट याद रखना है, पोलर प्रोटिक मीडियम में लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिक स्ट्रेंथ भी नहीं है, केवल साइज के बेसिस पे कंपैरिजन करना है। याद रखो इन सब फैक्ट को, ये सब बहुत जरूरी है। सर एक बार रिपीट करिएगा, आवाज क्रैक हो गया थोड़ा। पोलर प्रोटिक मीडियम है, मतलब कोई मीडियम नहीं दे रखा है, इसका मतलब वाटर है। वाटर का मतलब पोलर प्रोटिक मीडियम हो गया। पोलर प्रोटिक मीडियम में लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल है, सिंपल सा कंसेप्ट है। सो लार्जर बेसिस में I माइनस सबसे लार्ज बेस होगा, ये हम लोग का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन आपको याद रहने चाहिए। अब मतलब ठीक है, हम रिकैप करा दे रहे हैं, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिक पार्ट एकदम इतना बेसिक है, ये सब तो इन्फॉर्मेशन रटा होना चाहिए। बाकी रिएजेंट भूल जा रहे हैं, तो रिएजेंट याद करना मेरा काम है या याद कराना मेरा काम है। तो पहले भी बोल रहा था रिएजेंट हम याद करा देंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। मतलब 6, 7, 8 सिक्वेंशियल रिएक्शन देना है, वो अपना आप हो जाएगा। 10 दिन में आपको सारा रिएजेंट याद करा देंगे। बट एटलीस्ट बेसिक्स जो है, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सब तो ऐसा है कि मतलब बाय डिफॉल्ट आपको मालूम होना चाहिए। उसमें आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते अनलेस कि बहुत कोई स्पेसिफिक केस है। ये एक चीज आप लोग अपने तरफ से स्ट्रॉन्ग करो, GOC का पार्ट और बेसिक जो रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन है, इस पार्ट को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तो हम एक असाइनमेंट का शीट हम फिर से ग्रुप में भेज देंगे, बट ये आपका काम है स्ट्रॉन्ग करना। इसको हम रिवीजन क्लासेस में स्ट्रॉन्ग नहीं करा सकते, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर फ्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 1 phenyl ethanol कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ C6H5CHO विथ, मतलब ठीक है, अभी तो ये टॉपिक नहीं पढ़ रखे हैं। C6H5CHO को हम लोग कन्वर्ट करना है 1 phenyl इथेनॉल में। 2 का कार्बन चेन, इस पे जहाँ pH है वहीं पे OH ग्रुप है। सो इसका सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करना है। अगर एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करना, उसमें भी एक ही एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करना है। pH जैसा है वैसा ही है, यहाँ पे दिख रहा एक कार्बन था जबकि यहाँ 2 कार्बन है, इसका मतलब एक कार्बन का एडिशन है। तो एक कार्बन का एडिशन हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की तरफ से देख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 आंसर होना चाहिए, बट अभी हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट पासवर्ड बैच में नहीं पढ़ाए हैं, तो इसलिए इस चीज़ को छोड़ देते हैं। ऑप्शन 1 केवल आंसर बता करके रहने देते हैं, इसको हम लोग फर्दर डिस्कशन में यूज कर लेंगे। When alkyl halide is heated with dry Ag2O, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम लोग
ड्राई Ag2O के साथ कराते हैं, RX का रिएक्शन Ag2O के साथ अगर कराया, क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई? तो क्या बनना चाहिए? ड्राई Ag2O कुछ बनता तो ऐसा दिख नहीं रहा। मतलब एक ऑप्शन दिख रहा है, बट ये भी वही है कि मतलब वो हमको बस ऐसे ही ऑप्शन ट्राई करके देखना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन हम आज तक नहीं देखे हैं ड्राई H2O में। Ag2O में O2 माइनस बनेगा। O2 माइनस वाला पार्ट बेसिकली एक हैलोजन हटाएगा, सो प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ जो Ag2O है उसमें R के साथ ऑक्सीजन अटैच होगा और एक सिल्वर बचा रह जाएगा और एक AgX प्रेसिपिटेट दिख रहा है, पहला चीज। दूसरा, जो R के साथ ऑक्सीजन और Ag है, ये फिर से किसी दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके फिर से SN2 रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट में ईथर टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए, ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। बट ये मेरा गेस वर्क है, मतलब कभी कभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट को देख के थोड़ा गेस करना पड़ेगा। हम आपको क्लास में भी बताए थे कि कुछ ऐसे रिएजेंट्स है जो जिसका फंक्शनैलिटी हो सकता है आपको पता हो, रिएजेंट अननोन हो। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए भी काइंड ऑफ नया है। ड्राई Ag2 हम देखे हैं बट अल्काइल हैलाइड के सेंस में कभी नहीं देखे हैं, सो थोड़ा नया टाइप का रिएजेंट है। लेकिन गेस वर्क के हिसाब से अगर बात करें या सही लॉजिक के हिसाब से बात करें तो हमको तो एक ऑप्शन दिख रहा है इथर, बट इसका एक बार आंसर चेक कर लो, इथर होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बट स्टिल चलो ठीक है, एक नया इन्फॉर्मेशन है, मार्क करके रख लेना चाहिए इसको। एक बार आंसर देख लो, इसका क्या आंसर है? यही है सर आंसर। इथर है, ठीक है। मतलब देखो, हम आप लोगों को क्लास में भी सिखा चुके हैं, आपको लॉजिक थोड़ा सीखना चाहिए। कुछ चीज ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, कुछ अननोन टाइप की चीजें हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ रिलेटेबल इंफॉर्मेशन के थ्रू सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ऑप्शंस के हिसाब से आपको इस तरह का लॉजिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। कभी ना कभी तो आपको इस तरीके का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाएंगे, अच्छा यही होता है, यही होता है, या इस तरीके से ही हो सकता है। हाँ, उसमें ये हुआ कि अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि यार ये दोनों ऑप्शन टाइप का चीज दिख रहा है, तब उसमें हम बोलेंगे रिस्क मत लेना। जैसे एक छोटा सा चीज है ईस्टर, ईस्टर के लिए हम लोग को 2 ऑक्सीजन चाहिए डबल बॉन्ड पे, ये तो कहीं से बनता नहीं दिख रहा। दूसरा, कीटोन में भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कहीं से बनता नहीं दिख रहा। एल्कोहल के लिए H चाहिए, वो H आएगा कहाँ से? अल्काइल हैलाइड में अगर हैलोजन हटा दें तो H आएगा कहाँ से? वाटर के लिए, वाटर तो है नहीं, तो H ही नहीं आएगा तो यहाँ OH बनेगा कैसे? इसीलिए ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया पहले ही। तो एक ही ऑप्शन दिखा इथर, तो हम फिर उसका रास्ता बना लिए कि शायद यही होता होगा, इसलिए आंसर भी आ गया। लेकिन मतलब ये लॉजिकल चीजें हैं, इसमें रिएजेंट मेरा भी देखा हुआ नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बट इतना तो आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद PCC मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये बेसिकली एल्कोहल वाले पार्ट को एल्डिहाइड और कीटोन तक कन्वर्ट करता है, केवल एल्डिहाइड कीटोन तक ऑक्सीडाइज कराता है, कभी भी उसके फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। मतलब एसीटोन का फॉर्मेशन होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता, ईथर नहीं बन सकता, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कीटोन तो यहाँ बनने का चांस नहीं है, इथाइल अल्कोहल दे रखा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता। ये रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये पीसी से आपको याद होना चाहिए। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पायरिडीनियम डाइक्रोमेट दोनों सेम ही तरह का काम करेगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड या कीटोन तक रख देगा। अगर एल्डिहाइड बनने वाला कार्बन है तो एल्डिहाइड बनाओ, अगर कीटोन बनने वाला कार्बन है तो कीटोन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 16, para नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ये हम कभी किसी दिन क्वेश्चन में पूछे थे, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी आया था। पारा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, क्योंकि एक जगह इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एक जगह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। OH के साथ NO2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और OH के साथ NO2 पारा पोजीशन पे, इस केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले सकते हैं। सॉरी, पहले वाले केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरे वाले केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबिलिटी देगा एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मल्टीपल मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन करेगा, सो मल्टीपल मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से ओवरऑल मोलर मास बढ़ेगा। अगर मोलर मास बढ़ गया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। सो पहला चीज, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का तरीका बोला जा सकता है इसको। अगर दोनों सब्सटेंस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आ गया तो हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन करके इसको आराम से सेपरेट कर सकते हैं। इस वर्ड का ध्यान रखना, बस केवल स्टीम डिस्टिलेशन। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पहले भी मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे
चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, उसमें कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में रहेगा। स्पेशली जब ए से बी, बी से सी, सी से डी बन रहा है, उसमें ये सवाल होता है कि एक अननोन कंपाउंड है, उसको एक आइसोमर है जो स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर कहीं भी सवाल स्टीम डिस्टिलेशन आया तो उसमें नाइट्रोफिनॉल एक बार जरूर सोच लिया करना, या फिर एटलीस्ट ऑर्थो और पारा इस तरह का स्ट्रक्चर सोच लेना। जैसे सैलिसाइलिक एसिड वाला केस भी हम लोग ले सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इसका जो अपोजिट ग्रुप है, सॉरी सैलिसाइल डिहाइड वाले पार्ट में, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ भी इस तरह का केस लिया जा सकता है। बट ये ऐसा केस है जो हम थोड़ा मतलब फैक्ट ओरिएंटेड एंड मेमोरी बेस्ड, मतलब आपको चमकना चाहिए कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पारा नाइट्रोफिनॉल बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, स्टीम डिस्टिलेशन का केस है, ये कम्प्लीटली आपको चमकना चाहिए। थोड़ा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट ओरिएंटेड है, बट आपको बहुत सारी चीजें तो फैक्ट ओरिएंटेड पूछी ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस ऑब्टेन्ड इन क्लोरोफॉर्म बॉटल। जैसे अभी जो हम लोग का डिस्कशन हुआ सबसे ऊपर में ही, क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फॉस्जीन का फॉर्मेशन होता है। सो फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस ऑब्टेन्ड इन क्लोरोफॉर्म बॉटल्स। चलो ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। सब्सटेंस यूज्ड टू मेक इट नॉन पॉइजनस। यार मतलब हम इसमें गेस कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमको नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल है। एक काम करना, आप लोग अल्काइलाइट बुक का देख लेना एक बार पार्ट, तो मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे रखा है, शायद हम इस इन्फॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं, बट इसका आंसर 2 होना चाहिए। अभी जस्ट ऊपर जो डिस्कशन किया उसी के ऊपर बेस्ड है ये। सो इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये है कि फॉस्जीन जब बनेगा क्लोरोफॉर्म से, मतलब क्लोरोफॉर्म से जब ऑक्सीडेशन होगा तो फॉस्जीन बनेगा। जब फॉस्जीन बनेगा तभी वो क्लोरोफॉर्म के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस बनेगा। तो अगर हम लोग इस प्रोसेस को ही रोक दें, मतलब क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बनने के प्रोसेस को रोक दें, तो हम लोगों का फिर ऑक्सीडेशन भी, मतलब सॉरी, हम लोगों का पॉइजनस सब्सटेंस नहीं बनेगा। सो इथेनॉल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज होने से रोक देगा। सो बेसिकली इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडेशन रोक देगा। सो नॉन पॉइजनस गैस है, जो पॉइजनस सब्सटेंस बनने वाला था फॉस्जीन, वो नहीं बनेगा। हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर गेस वर्क कर रहे हैं, बट स्टिल हम एक छोटा सा चीज बोलते हैं। अगर हम एग्जाम में बैठे होते और हमको इन्फॉर्मेशन याद नहीं होता तो हम मोस्टली इस केस में तुक्का नहीं मारते, मतलब हम इस क्वेश्चन को जाने देते। ऑल्दो इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो याद रखने लायक है, हमको खुद भी याद नहीं है। सो पता नहीं क्यों नहीं याद है, हमको नहीं पता, बट यह इन्फॉर्मेशन हमको याद नहीं कि कौन सा, ये पता है कि हम लोग क्लोरोफॉर्म के बॉटल में कोई सब्सटेंस मिक्स करते हैं, लेकिन कौन सा सब्सटेंस मिक्स करते हैं ये हमको याद नहीं इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, हम भूल रखे हैं। एक बार आंसर चेक कर लो कि हम जो गेस कर रहे हो सही है कि नहीं, बट स्टिल हम बोलेंगे एनसीईआरटी उठा करके आप लोग देखिएगा, या हम खुद भी एनसीईआरटी से कहीं पे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम एक बार सर्च करके आपको उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देंगे, ताकि मतलब इन्फॉर्मेशन सही फैक्ट के साथ आपके पास आ जाए। याद तो आपको रखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन पूछने लायक इन्फॉर्मेशन है, याद रखना पड़ेगा आपको। एक बार बस इसका आंसर चेक कर लो कि हम लोग जो गेस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, बट इसमें गेस वर्क मत करना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छोड़ना ज्यादा सुटेबल होगा, नेगेटिव मार्क्स नहीं ले सकते इसमें। कुछ खतरनाक क्वेश्चन है यार इस असाइनमेंट में। मतलब हर साल हमको ऐसा लगता है कि अब जितना क्वेश्चन देखना था देख लिए, बट हर साल कुछ नया चीज आ जाता है। कभी कभी छोटा ही क्वेश्चन ज्यादा भारी हो जाता है, बड़ा क्वेश्चन अब बन जाता है आराम से, पता नहीं क्या है। देखो भाई आंसर, इसका आंसर 2 है क्या? यस सर। ठीक है, मतलब वही गेस वर्क जो हम किए, बट स्टिल हम इसको एक बार चेक करके भी दे देंगे। बट स्टिल आप लोग भी अपने ग्रुप में, अगर आप में से भी कोई इंसान एनसीईआरटी पलट के देखता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिला अल्काइल लाइट के चैप्टर में, उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना ताकि सब लोग इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाइड्रोलिसिस जब भी वर्ड बोला या सॉल्वेलिसिस जब भी वर्ड बोला, मतलब SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं।
सो ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। ब्रोमीन तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। अराइल हैलाइड विनाइल हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं करता है। दूसरे वाले केस में पॉजिटिव चार्ज ठीक ठीक स्टेबिलिटी रखेगा, 2 डिग्री कार्बन है। थर्ड वाले केस में पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल रहा है और ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा, और उसके आगे वाले केस में भी पॉजिटिव चार्ज को बेंजीन का रेजोनेंस मिलेगा, मतलब और ज्यादा अच्छा स्टेबिलिटी मिल सकता है। सो डी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री स्कूल के एग्जाम्स के लिए ठीक है, बट कंपटीशन में डिग्री से केवल मतलब मत रखना, कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी से मतलब रखना। सो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। सो डी में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा, फिर सी का आंसर आएगा, फिर बी का आंसर आएगा, और सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। और अलाइल हैलाइड में तो रिएक्शन भी नहीं होता है। दो रिएक्शंस हैं, दो रीजंस हैं। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, नहीं बनना चाहेगा। और दूसरा, स्कूल के एग्जाम के लिए ब्रोमीन या हेलोजन कार्बन चेन के साथ रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एंड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ब्रोमीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी घट जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। स्कूल के एग्जाम में आपको सेकेंड वाला ऑप्शन रखना होता था। स्टिल ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिशन के लिए भी सही इन्फॉर्मेशन है, बट कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है, नहीं बनेगा। ये मेन रीजन SN1 के लिए हम लोग बोल सकते हैं। सबसे लोएस्ट रिएक्टिविटी ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। इसे कौन सा ऑप्शन है भाई? अच्छा सॉरी, हाँ मतलब ऐसा इंक्रीजिंग साइन दिया है। सो ए सबसे लोएस्ट, बी सबसे डी सबसे हाईएस्ट, फिर ABCD का ऑर्डर ऑप्शन 1 कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये, बट मतलब पता नहीं इस वाले बुक में जो भी असाइन क्वेश्चन है सब मतलब केवल मेंस लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा भी इससे हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो ठीक है, ऐसा कर लेंगे कि एक राउंड तो आपका इससे रिवीजन हो ही जा रहा है, हम आपको कुछ और क्वेश्चंस का सेट मतलब प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, ताकि थोड़ा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर ले हम लोग। मतलब इतना भी फैक्ट ओरिएंटेड और सिंपल क्वेश्चंस मेंस में आजकल नहीं पूछा जाता है। मेंस में कुछ कुछ सेट में एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आता है, हम सीधा ये फैक्ट है ये सवाल, ये फैक्ट है ये सवाल, ये फैक्ट है ये सवाल, लेकिन कुछ कुछ सेट में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो किस्मत की बात है। सो हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, बट ठीक है, एटलीस्ट एक राउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ फ्लो कर गया। सो नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्फॉर्मेशन में थोड़े से हम लोग अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को अभी के लिए छोड़ दो, ये आपके कार्बाइलामाइन क्लोरोफॉर्म रिमर-टिमर रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट है। नहीं, एक सेकेंड, HCOH intermediate of the reaction can be हाँ ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा। मतलब CaCl3 में पहले H+ हटेगा, फिर नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब सबसे पहले H+ हटेगा, एसिड बेस रिएक्शन पहले ये बनता है, फिर ये कंपाउंड बनता है बेसिक मीडियम में। अभी के लिए छोड़ दो सवाल, जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज का डिस्कशन कर लेंगे। ये हम लोग के रिमर-टिमर रिएक्शन का छोटा सा पार्ट है। ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ये भी हम लोग जस्ट डिस्कशन किए थे ऊपर। तो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड तो नहीं हो सकता। हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद Ag2O, पहले एक ऑक्सीजन हैलोजन को हटाएगा, फिर वही दूसरा ऑक्सीजन फिर से दूसरे हैलोजन को हटा के दोनों तरफ कार्बन चेन एसोसिएट करेगा। सो ये आंसर तो नहीं होना चाहिए। हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अमोनियकल KOH, अमोनियकल KOH मतलब अमोनियकल KOH क्यों दिया है इसमें? NH4OH टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग बोल रहे हैं, इससे ईथर बनाना मेरे हिसाब से तो पता नहीं पॉसिबल है। पोटेशियम अल्कोक्साइड, अल्कोक्साइड आंसर तो विलियमसन सिंथेसिस सिंपल सा होता है, इसका मतलब यहाँ तो विलियमसन सिंथेसिस होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। हीटिंग एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहल विथ अल्मुनिया अंडर प्रेशर, एक्सेस ऑफ अल्कोहल को हम लोग अगर हीट कर रहे हैं एल्युमिनियम अंडर प्रेशर, पता नहीं ये कैसा ऑप्शन दिया है भाई। ये तो हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अमोनियकल KOH, अमोनियकल KOH हीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, ऐसा कोई रिएक्शन तो हम नहीं देखे हैं। RX के साथ NH4 या NH3 के साथ KOH सर एल्यूमिना Al2O3 होता है ना? अच्छा ठीक है सॉरी, Al2O3 हम एल्यूमिनियम सोच लिए उसको, Al2O3 के साथ हीटिंग कर रहे हैं। सो एक्सेस ऑफ अल्कोहल विथ Al2O3 और हीटिंग कर रहे हैं हम लोग,
अच्छा, डिहाइड्रेशन तो हम लोग बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि Al2O3 में डिहाइड्रेशन की बात है, बट अंडर प्रेशर का क्या मतलब है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अमोनियकल KOH, RX का रिएक्शन हम लोग KOH के साथ करा रहे हैं और अमोनिया भी लेके चल रहे हैं, मतलब NH4 ले रहे हैं, अमोनियकल का मतलब NH4OH लेके चल रहे हैं, तो OH माइनस यहाँ से इसको हटाएगा, R के साथ हम लोग OH बना सकते हैं। फिर फर्दर रिएक्शन में क्या करें? फिर एक ऑप्शन हमको दिख रहा है एसिड बेस रिएक्शन, मतलब ऐसा कोई रिएक्शन हम कभी नहीं देखे और एल्यूमिनिया अंडर हाई प्रेशर तो हम देखे भी नहीं है खैर, बट एक ऑप्शन दिख रहा है कि हम लोग NH4OH वाले पार्ट में बेसिकली सबसे पहले स्टेप में वही एसिड बेस रिएक्शन करा दिए, यहाँ से H+ हटाए, ये एक पॉसिबिलिटी शायद कंसिडर किया जा सकता है। और इसके अलावा फिर से वापस हम लोग रिएक्शन करा दे अल्काइल हैलाइड पे, पता नहीं भाई, ये तो कुछ नया ही टाइप का कहानी है, मतलब ऐसा बन सकता है, बट हीटिंग ऑफ एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल विथ एल्यूमिना अंडर प्रेशर, अगर हम लोग हीटिंग कर रहे हैं Al2O3 के साथ, तो इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होना चाहिए, मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का केस है, बट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में वापस से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना हो जाए। सर जब ये अल्कोहल दिया है तो फिर RX से क्यों बनाया, मतलब कहाँ पे? ये RX से KOH डाल के क्यों बनाया जब पहले ही अल्कोहल दिया हुआ है? तो बस ये सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, फोर्थ ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है। मतलब कुछ अजीब टाइप का सवाल तो हमको दिख रहा है, अजीब टाइप तो नहीं बोल सकते, मतलब मेरे लिए नया टाइप का सवाल है। हीटिंग एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल विद अल्कोहल अंडर प्रेशर, अगर केवल हीटिंग होता तब तो चलो ठीक है, बट इसमें एक्सेस ऑफ अल्कोहल दिया, तो अगर हम लोग डिहाइड्रेशन कराते हैं और एक्सेस ऑफ अल्कोहल दे रखा, तो हम लोग अल्कीन पे अल्कोहल का फिर से एडिशन करा सकते हैं। सो अल्कीन पे अगर एडिशन कराएंगे तो फिर से यहाँ से भी हमको इस मतलब प्रोडक्ट बनता तो दिख ही रहा है, कार्बन के ऊपर OR, बट नीचे अमोनियकल KOH ये काम करेगा क्या? ROH के साथ अमोनिया लेके चल रहे हैं, तो NH3 तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा, और अगर OH माइनस लेके चलते हैं तो ये भी एसिड बेस रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन में RO माइनस नहीं बन सकता। हीटिंग दे रखा है, लेकिन हीटिंग में तो कुछ भी बन सकता है। अमोनियकल KOH NH4OH के साथ, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, मतलब इसको हम चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से ये रिएजेंट ये दोनों नहीं देखा हुआ है मेरा, मतलब आज तक कभी जिंदगी में, मतलब रिएजेंट देखा हुआ है लेकिन इस सेंस में नहीं कि एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ क्या होगा, और प्रेशर भी यहाँ दे रखा है। सो एग्जैक्टली, और दूसरा हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद अमोनियकल KOH, ये तो हम मतलब सिंपल केस के हिसाब से बताए तो SN2 रिएक्शन होना है, तो SN2 तो है, लेकिन हीटिंग फिर उसमें एलिमिनेशन करा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार आंसर चेक करो, ऑप्शन 2 आंसर है क्या? मतलब अमोनियकल, समझ गए हम क्यों दिया है सवाल, ये रिएजेंट हम लोग की जिंदगी में कभी नहीं आया है, बट अल्कोहलिक KOH के जैसा, इसको सोच के देखो, जो अल्कोहल होता था उसकी जगह अमोनियकल हो गया, सो अल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन करेगा, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में। एक बार चेक करो, इसका आंसर 2 आंसर दे रखा होना चाहिए, हाँ सेकंड ही है आंसर, सेकेंड है, लेकिन स्टिल मतलब फोर्थ ऑप्शन में क्या क्लैरिटी है हमको नहीं पता, मतलब अगर केवल अल्कोहल का हीटिंग दे रखा होता तो डिहाइड्रेशन हो जाता, बट एक तो इसमें प्रेशर का कंडीशन ऐड किया है और इसमें एक्सेस ऑफ अल्कोहल दिया है, तो ऐसा रिएक्शन हम आज तक नहीं देखे हैं। सो बेटर होगा कि ठीक है, अगर आंसर 2 है तो चलो हम सोच लिए कि अमोनियकल की जगह अल्कोहलिक KOH, ये भी स्टिल नया रिएजेंट है, ये मेरे हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, बट चलो ठीक है, क्योंकि जैसे होता है ना कि क्वेश्चन कभी आदमी फ्रेम करता है तो कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन उठा लिया, वो इस तरह का क्वेश्चन हमको दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट फोर्थ ऑप्शन का थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिना के साथ हीटिंग करना हम लोग के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में है, बट एक्सेस ऑफ अल्कोहल अपने लिए रिलेवेंट नहीं है, या इन्फॉर्मेशन अपने काम का नहीं है, और प्रेशर तो बिल्कुल काम का नहीं था। सो एक ऑप्शन 4 हम चेक कर लेंगे, इसके लिए हम इस क्वेश्चन को बस मार्क कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा वर्थ नोइंग होना चाहिए,
मतलब अगर बाई चांस ऐसा कभी सवाल आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन भारी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज की छोटा सा इन्फॉर्मेशन अपनी जिंदगी में हम लोग को नहीं पता, ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन में डाला हुआ इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको मान के चलेंगे कि इसको हम लोग एक बार तो देख ही सकते हैं जिंदगी में। सो सेकंड ऑप्शन हम जो गेस कर रहे हैं मोस्ट वाली यही होगा, और क्योंकि आंसर भी यही है तो मेरा गेस एक्चुअल में सही है, बस हम लोग गेस नहीं कर पा रहे थे कि अमोनियकल क्या करेगा, बट वो अल्कोहलिक के जैसा वर्क करेगा। बट ये दोनों ऑप्शन हम चेक कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो खैर होते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 में पहला इंफॉर्मेशन दिया अल्कोहल का रिएक्शन PbR3 के साथ करा रहे हैं। ये तो आपको रटा होना चाहिए कि हम लोग OH की जगह पे हैलोजन डाल देंगे। सो प्रोडक्ट में पहले ऑप्शन में यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, फिर मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर। पासवर्ड बैच वाले लोग, अगर आपको ये नहीं पता तो अभी के लिए इसको याद रख लो। अगर मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर को हम लोग यूज कर रहे हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, मतलब RX के साथ अगर हम लोग मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर यूज करते हैं या सिंपली ईथर लिख रखा तो RMgX बनता है। ऑल्दो 12 वाले लोग आपको भी ये चीज याद तो नहीं होगा, तुम लोग भी कम नालायक नहीं है। सो अच्छा है, रिएजेंट याद हो गया। सो प्रोडक्ट में जहाँ पे हैलोजन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और उसके ऊपर हम लोग MgBr डाल सकते हैं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ है। सो इपॉक्साइड SN2 रिएक्शन कराता है। तो जो हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर इपॉक्साइड न्यूट्रल है तो SN2 रिएक्शन करेगा। अगर न्यूट्रल नहीं होता या जैसे यहाँ पे AlCl3 दे रखा होता तो पहले ऑक्सीजन इस AlCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के जैसा रिएक्शन हो जाता है। सो वहाँ पे लेस स्टेबल मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ रिएक्शन होगा, बट वैसा कुछ केस नहीं दे रखा। सिंपल केस है SN2 का। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएगा। जो लोग इस चीज को नहीं पढ़े, जैसे सलोनी या कृतिका, आप लोग इस चीज को नहीं पढ़े हैं तो सुन लो इस चीज को। इपॉक्साइड वैसे अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इथर अपने सिलेबस का पार्ट है, इपॉक्साइड अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो इपॉक्साइड के किसी भी एक कार्बन पे जो लेस हिंडर्ड है वहां सिंपल SN2 रिएक्शन होगा। सो जैसे अगर कार्बन पे हैलोजन होता और न्यूक्लियोफाइल अगर इस पे ऐड होता तो हैलोजन हटाते हैं, सेम चीज है, बस हैलोजन की जगह बॉन्ड है। सो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके हटाएंगे। सो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोग का जो ये कार्बन है, इसको हम थोड़ा ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएगा। सो अपने प्रोडक्ट में O- का फॉर्मेशन होगा और इसके अलावा कार्बन पे हम लोग एक ग्रुप को अटैच कर देंगे। सो ये तो हम लोग का पहले स्टेप में प्रोडक्ट आया, और लास्ट स्टेप में हम लोग H2O ऐड कर रहे हैं। तो H2O जो O- है यहाँ पे H+ का एडिशन कर देगा। सो जहाँ पे O- है वहीं पे हम लोग अभी के लिए OH लिख देते हैं। सो अपने प्रोडक्ट में 4 का कार्बन चेन, जिसपे सबसे लास्ट कार्बन पे OH है और सेकंड कार्बन पे कार्बन है। सो 4 का कार्बन चेन जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? ईथर तो नहीं बन रहा, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ भी ईथर है, छोड़ देते हैं। 4 का कार्बन चेन, लेकिन इसमें एक पे OH और उसी के सेकंड कार्बन पे हम लोग का कार्बन चेन दे रखा है, मिथाइल ग्रुप दे रखा, तो ये नहीं होना चाहिए आंसर। 4 का कार्बन चेन, जिस कार्बन पे OH है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड के सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 है। तो इस केस में ऑप्शन थर्ड आंसर कंसिडर किया जा सकता है। ये मेंस के लायक एकदम बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, जिस तरह के मेंस के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, मतलब ABCD एग्जैक्टली इसी लेवल का क्वेश्चन आजकल ऑर्गेनिक में पूछ रहा है, जो भारी भारी सेट्स आ रहे हैं उसमें। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके रिएजेंट के प्रैक्टिस के लिए। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन प्रैक्टिस हो गया, ये मेरे हिसाब से सबका रटा हुआ होगा। PCl3, PbR3, SOCl2 सब में OH हटता है, वहाँ पे हैलोजन अटैच हो जाता है। और बाकी इपॉक्साइड का रिएक्शन थोड़ा अच्छा रिएक्शन है, आपके लिए रिलेवेंट नहीं है मेंस में, एडवांस में लेकिन सवाल पूछा जाता है। बट आजकल मेंस में इस तरह के सवाल पूछ दिए जा रहे हैं, तो अब तो सजेशन देंगे, याद रखो। एक बार बोल दे रहा है फिर से, अगर न्यूट्रल इपॉक्साइड है तो SN2 रिएक्शन होगा, लेस हिंडर्ड कार्बन पे रिएक्शन कराओ। अगर पॉजिटिवली चार्ज इपॉक्साइड है तो फिर मोर हिंडर्ड कार्बन पे या फिर जिस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर होगा उस पे रिएक्शन कराएंगे। जो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट देंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चंस कवर्ड होंगे, तो फिर वापस से इस स्टेटमेंट को हम रिपीट कर देंगे। मतलब इस इन्फॉर्मेशन को हम याद करा देंगे आपको, ये सब इन्फॉर्मेशन या रिएजेंट याद कराना मेरा काम है।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर लास्ट रिपीट करिए ना। कौन सा? न्यूट्रल इपॉक्साइड लेस हिंडर्ड कार्बो। जैसे SN2 रिएक्शन में कहाँ पे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है? जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है, तो इसलिए 1 डिग्री पे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, फिर 2 डिग्री पे, फिर 3 डिग्री पे होता है, यही होता है ना? हाँ। तो अगर मान लो ये इपॉक्साइड है तो इसमें ये जो बाहर वाला कार्बन है ये 1 डिग्री हो गया, ये जो अंदर वाला कार्बन ये 2 डिग्री हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच करते हैं, सो न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन करेगा, सो 1 डिग्री कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए यहीं पे रिएक्शन होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा सकता है। सो अपने प्रोडक्ट में बाहर वाले कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और अंदर वाले कार्बन पे OH चला जाएगा, या O माइनस बनेगा और O माइनस पे H+ ऐड कर देंगे तो OH आ जाएगा। समझे? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। आज मतलब 10:15 हो गया, सो 25 तक डिस्कशन कर लेते हैं। 50-56 क्वेश्चन है, सो कल भी बचा हुआ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर इवन रिएक्शन? इवन रिएक्शन के लिए मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? सो इवन का मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ पे होगा? सो पहले वाले केस में डांसिंग रेजोनेंस दिख रहा है, ये डांसिंग रेजोनेंस का केस है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन, इसको हम लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है। सबसे ज्यादा स्टेबल यही केस रहता है इन जनरल, ये ऑर्डर हम लोग को याद रखना होता है। इसके बाद ये 9 हाइपर कंजुगेशन का एक केस आता है और इसके बाद बेंजीन का रेजोनेंस आता है। इन जनरल रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन हाइपर कंजुगेशन, लेकिन 9 हाइपर कंजुगेशन बिकम्स मोर स्टेबल देन बेंजीन का रेजोनेंस केवल कार्बोकटायन के केस में होता है, रेडिकल वगैरह में मत डालना। और इसका बाकी जगह से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे यहाँ का रेजोनेंस ये 6 हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबल निकल के नहीं आएगा, फिर से नॉर्मल रेजोनेंस का केस है। तो ये बस ये ऑर्डर याद रखना है, 9 हाइपर कंजुगेशन gives more stability to the carbocation than benzene का रेजोनेंस, और ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो इसको तो ऑर्डर वाइज ही याद रख लो, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। सो पहले वाले केस में एक ये डांसिंग रेजोनेंस है और ये नीचे भी डांसिंग रेजोनेंस है, मतलब डांसिंग रेजोनेंस में भी डबल डबल है। जैसे बेंजीन एक ही कार्बन पे 2 बेंजीन रिंग हो गया, सो यहाँ पे दो तरफ से डांसिंग रेजोनेंस है जो बेंजीन से भी ज्यादा स्टेबिलिटी देगा यहाँ के कार्बोकेटायन को। चलो ठीक है, ठीक ठीक स्टेबिलिटी है, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी है। दूसरे वाले केस में अगर ब्रोमीन हटेगा तो इस केस में ब्रोमीन का -I है और साथ ही साथ यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग है। सो रेजोनेंस तो मिल रहा है लेकिन एक ही बेंजीन का मिल रहा है, मतलब पहले वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। तीसरे वाले केस में ब्रोमीन को हटाएंगे तो ये तो बेंजीन से भी लेस स्टेबल रेजोनेंस है, तो यहाँ का तो रिएक्टिविटी सबसे पुअर आएगा, इसको तो छोड़ ही देते हैं। चौथे वाले केस में अगर ब्रोमीन हटाएंगे तो एक तो रेजोनेंस नॉर्मल सा और 6 हाइपर कंजुगेशन। सो रेजोनेंस प्लस 6 हाइपर कंजुगेशन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन से कॉम्पीट नहीं कर सकता। सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन 1 में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन 1 ही आंसर होना चाहिए। ये भी आपके मेंस के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। हमको इस असाइनमेंट को सॉल्व करते हुए देख के ऐसा लग रहा है कि शुरू में बहुत ही फैक्ट ओरिएंटेड सवाल लिए गए थे, सिंपल सिंपल इन्फॉर्मेशन था, और बाद में जो क्वेश्चन है मोस्टली वो देख के लग रहा है सब जगह डायग्राम दे रखा है, मतलब बड़ा बड़ा टाइप का कुछ। सो अब थोड़े रिएजेंट के प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। चलो ठीक है, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चन आज कवर हो गया, बाकी जो रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्विंग है ये हम लोग का कल के क्लास में कवर हो जाएगा। अच्छा असाइनमेंट है फिर तो, मतलब रेजोनेंस का रैंक बूस्टर जो बुक आता है मेंस का, उसके क्वेश्चन से सीधा, तो हम ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहे, सीधा उनके बुक्स को हम यूज कर रहे हैं ताकि डिस्कशन हो जाए। बट ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन है। कुछ यूनिक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो नहीं होने चाहिए, अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, बट 2-4 इन्फॉर्मेशन अगर मिल भी जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल है, अगर 4 इन्फॉर्मेशन याद ही करना पड़े तो क्या नुकसान है उसमें। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वाले पार्ट में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HCl एंड ZnCl2 अभी जस्ट डिस्कस किया था, लिकास रिएजेंट का केस है बेसिकली, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी मैटर करता है। सो HCl प्लस ZnCl2 SN1 रिएक्शन करता है, जहां कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी आएगा और रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट होगा। सो पहले वाले केस में 3 हाइपर कंजुगेशन, दूसरे साइड में 2 हाइपर कंजुगेशन और फ्लोरीन का -I है। वैसे तो फ्लोरीन माइनस हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता था, लेकिन
तो माइनस हाइपर कंजुगेशन को काउंट नहीं करेंगे, हम माइनस आई में ही डिस्कशन करेंगे। दूसरे वाले केस में 2 हाइपर कंजुगेशन 3 हाइपर कंजुगेशन, माइनस आई है लेकिन माइनस आई थोड़ा दूर चला गया पॉजिटिव चार्ज से, मतलब कम माइनस आई होगा। तीसरे वाले केस में केवल 6 हाइपर कंजुगेशन है, कोई माइनस आई नहीं है। और चौथे वाले केस में हमको बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा। सो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और 6 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ 5 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ भी 5 हाइपर कंजुगेशन। सो हाइपर कंजुगेशन भी और माइनस आई भी कम है, सॉरी माइनस आई भी नहीं है। सो यहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा थर्ड वाले केस में। तो 4 के बाद 3 का नंबर आ गया। पहले वाले केस में 5 हाइपर कंजुगेशन और माइनस आई है, लास्ट वाले केस में भी 5 हाइपर कंजुगेशन और माइनस आई है। सिंपल सा मतलब है कि हम लोग 5 हाइपर कंजुगेशन और माइनस आई के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोगों का माइनस आई जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सो ज़्यादा स्टेबल हम लोगों का सेकेंड वाला केस आएगा, 1 वाले केस में लेस स्टेबिलिटी आएगा। सो 4 का 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ये ऑर्डर होना चाहिए। ऑप्शन 3 कंसिडर कर सकते हैं। सो SN1 के रिएक्टिविटी का सवाल है। रिएजेंट केवल इस को देख के आपको गेस करना है कि रिएक्शन का नेचर क्या है। नॉर्मली लिकास रिएजेंट में SN1 रिएक्शन होता है, ये सब सवाल नहीं पूछा जाता है। नॉर्मली बस ये सवाल पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी। बट इस सवाल के एंगल को चेंज किया गया है। पहले भी बहुत अच्छा सवाल था, ये भी क्वेश्चन को हम अच्छा बोलेंगे जो आपके रिएजेंट के मैकेनिज्म वगैरह सबको थोड़ा रिकॉल करा दे। रिवीजन के लिए अच्छे क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रीजियो सेलेक्टिविटी कैन बी ऑब्जर्व। रीजियो सेलेक्टिविटी थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आपको हम लोग मैंने क्लास नोट्स में बताया था एक बुकलेट क्वेश्चन में कि रीजियो सेलेक्टिविटी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब ये वर्ड हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव, रीजियो सेलेक्टिव, ये सब थोड़ा गलत वर्ड है। बट एनीवे, रीजियो सेलेक्टिव में होता है कि 2 जगह रिएक्शन हो सकता है लेकिन एक जगह ज़्यादा रिएक्टिविटी है, उसको हम लोग रीजियो सेलेक्टिव बोलते हैं। सो जैसे पहले वाले केस में क्लोरीन जो है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। पहले वाले केस में क्लोरीन अल्फा कार्बन एल्कोहलिक केस दे रखा, मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का केस है। एल्कोहलिक KOH में E2 एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन हटेगा, मतलब हम लोग आराम से इसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का केस बोल सकते हैं। सो हैलोजन हटा अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड एक ही बीटा कार्बन है, यहीं से हाइड्रोजन हटेगा, मतलब एक ही रिएक्टिव साइट है। सो रीजियो सेलेक्टिविटी का केस नहीं है। दूसरे वाले केस में क्लोरीन हटा, 3 कार्बन है बीटा कार्बन, लेकिन सारे के सारे बीटा कार्बन सेम है। तो कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओ, इसमें भी रीजियो सेलेक्टिविटी का केस नहीं है क्योंकि सेम ही रिएक्टिविटी है। उसके बाद वाले केस में अगर चलें, क्लोरीन अगर हटेगा तो ये अल्फा कार्बन से अटैच्ड 2 बीटा कार्बन तो सेम है, तीसरा अलग है। E2 एलिमिनेशन में वहां से मेजर प्रोडक्ट बनता है जहां से ज्यादा स्टेबल अल्कीन बन सकता है। इसका मतलब अंदर वाला हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, बाहर वाला हाइड्रोजन थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। सो रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब 2 जगह रिएक्टिव साइट है जिसमें एक जगह पे ज्यादा रिएक्टिविटी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एक जगह का जो रिएक्टिविटी साइट है उसको लोग ज्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं, या जो एल्कोहलिक KOH है वो एक पार्टिकुलर साइट पे ज्यादा सिलेक्टिव है या ज्यादा रिएक्शन करना चाह रहा है। सो रीजियो सेलेक्टिविटी मतलब रिएजेंट का सिलेक्टिविटी समझ सकते हैं आप। सो 2 जगह रिएक्शन हो सकता है लेकिन एक जगह ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो सकता है, मतलब थोड़ा रिएजेंट सिलेक्टिव नेचर का होगा और वहीं रिएक्शन करना चाहेगा, वहीं से मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, जिसको हम लोग रीजियो सेलेक्टिव बोलते हैं। सो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, बट फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फिर से वही डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का केस है, लेकिन इस बार बीटा कार्बन है ही नहीं, मतलब सॉरी बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रीजियो सेलेक्टिविटी की तो बात ही नहीं कर सकते। सो अगर 2 जगह रिएक्शन हो सकता है जिसमें से एक जगह ज्यादा रिएक्टिविटी है तो उसको हम लोग रीजियो सेलेक्टिव नेचर का रिएक्शन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का थोड़ा ध्यान रखना, बट ये वर्ड रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, जैसे स्टीरियो सेलेक्टिव का ही मतलब हम बता देते हैं, एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ही रिएक्शन होगा। जैसे E2 एलिमिनेशन है, ये एंटी एलिमिनेशन है, जब तक लिविंग ग्रुप्स एंटी पोजीशन में नहीं होंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा, तो इसको हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव बोलते हैं। एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, 2 प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन एक ज्यादा बने, नहीं सॉरी स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब एक ही टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा प्रोडक्ट में, जैसे SN2 रिएक्शन है। सो अगर रिएक्टेंट R है तो प्रोडक्ट केवल एक S बनेगा, तो इसको हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। और एक होता है एक और पता नहीं क्या तो वर्ड होता है, उसको छोड़ देते हैं। खैर, सो ये वर्ड्स अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, दे दिया है सवाल, कोई बात नहीं, बस सुन लो और इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केस। C2H5 ओके दे रखा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है और हीटिंग दे रखा। स्ट्रॉन्ग बेस एंड हीटिंग का मतलब E2 एलिमिनेशन का केस है, और E2 एलिमिनेशन में भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का केस है। उनको बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट दिख रहा है, आपके नोट्स कॉपी में क्वेश्चन कराया हुआ है। एक जगह से ब्रोमीन हाइड्रोजन हटेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, और क्योंकि दूसरी जगह डबल बॉन्ड रेजोनेंस में स्टेबिलिटी गेन कर सकता है, सो दूसरी जगह से डबल बॉन्ड बना ज़्यादा सुटेबल है। ऑप्शन 3 आंसर होगा। ये आपके नोट्स कॉपी का क्वेश्चन है, नोट्स कॉपी में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी 26 से लेकर के 56 तक के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल करेंगे डिस्कशन में। और आज थोड़ा बहुत आपका रिएजेंट डिस्कशन जस्ट अभी शुरू हुआ था, और आगे देख के मालूम पड़ रहा है कि सारा रिएजेंट का प्रैक्टिस हो जाएगा। दो तीन इन्फॉर्मेशन जो हमको कलेक्ट करना है हम एक बार नोट्स कॉपी में या एनसीईआरटी वगैरह में देख लेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। बट स्टिल आपको भी मैंने बोला है कि एनसीईआरटी में फॉस्जीन वाला केस देख लो, अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप में से जो भी इंसान देखेगा ग्रुप में डाल देना उसका इन्फॉर्मेशन स्क्रीनशॉट लेकर के, आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में देख करके मालूम पड़ रहा है क्वेश्चन की केवल रिएजेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्लास में रिएजेंट्स का डिस्कशन ज़्यादा होगा, आज इन्फॉर्मेशंस का डिस्कशन ज़्यादा था, बट वो चलो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो कोई डाउट है यहाँ तक कि क्वेश्चन में किसी को तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? इसमें एक और काम कर लेंगे हम लोग वैसे, क्योंकि हम लोग अल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर चुके हैं, तो एक एडवांस का भी असाइनमेंट पड़ा है मेरे पास, एडवांस लेवल का। सो अल्काइल हैलाइड के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, अल्कोहल के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो हम तुम लोग को एज असाइनमेंट अब देना शुरू कर देंगे। हर रोज 4-5 क्वेश्चन, या 4-5 भी नहीं, 2-3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ताकि आप रेगुलर टच में रहे इस टॉपिक के, कि चलो ठीक है एक बार ये रिएजेंट पढ़ लिया, अब रेगुलर टच में है, बार बार देखते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग होते होते अपने आप आपको इन्फॉर्मेशन ध्यान रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है यहाँ तक के बाद में किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास आज के लिए समाप्त करते हैं। बहुत लंबा क्लास हो गया जैसे भी, चलो ठीक है। सो क्लास एंड करते हैं, नेक्स्ट